सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। अब देखो, आज का टॉपिक है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है। सो यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब होता है कि मेकिंग अ सेट which comprises all the elements। सर आज हम क्वाड्रेटिक चालू करने वाले थे ना। हाँ, बस ये थोड़ा बेसिक पढ़ लें। फ्रॉम बोथ सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है, मेकिंग अ सेट विच कंप्राइजेस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। जैसे मान लो एक सेट ए है जिसमें है 1 2 3 4 और दूसरा सेट बी है जिसमें है 3 4 5 6। ठीक है। तो ए यूनियन बी, ये जो साइन होता है वो किसका होता है, यूनियन का होता है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स हो। तो वन नहीं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स नहीं, दोनों को मिक्स करके, दोनों का मिला के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे 3 और 4 दो बार आ रहा है, तो तब भी हम लोग किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 3 और 4 दो बार आ रहा है तो दो बार लिखेंगे। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पूरा ये हो जाएगा। ठीक है सर आप जैसे एक्सप्लेन करोगे प्लीज। एक मिनट। देखो, यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब होता है, आई एम मेकिंग अ सेट विच कंप्राइजेस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सेट्स। मतलब तुम समझ लो कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ए यूनियन बी ये एक ऐसा बकेट होगा, ए यूनियन बी ये एक ऐसा बकेट होगा जिसमें ए के भी एलिमेंट्स रहेंगे और बी के भी एलिमेंट्स रहेंगे। और जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 3 और 4 दोनों में कॉमन हो रहा है, उसको बस मैं एक ही बार लिखूंगा। ये डेफिनेशन हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स का। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब होता है, मेकिंग अ सेट which consists of only common elements from both sets, which consists of only common elements from both sets। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए जो था वो था हमारा 1 2 3 4 5 6 और बी जो था से हमारा हो गया 4 5 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता, देखो ये साइन जो होता है वो किसका साइन होता है, इंटरसेक्शन का साइन।
अब दोनों सेट में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है? सेम एलिमेंट्स 4 5 6 4 5 6. तो A इंटरसेक्शन B आई विल राइट 4 5 6. सिंपल सी बात है, समझ में आ गई सबको? यस सर. ओके, सो इसको जल्दी से लिख लो, देन अपने आगे बढ़ेंगे. चलो लिख लिया सब लोग? Yes, sir. चलो, सो अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं एक बार यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स. ठीक है, यूनियन ऑफ टू इंटरवल. तो सबसे पहली बात तो कि union of two intervals will be an interval which comprises all the elements from both interval, which comprises all the elements from both interval. So फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है? हाँ, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ. फर्स्ट में क्या था कि ये जो सेट था ये कर्ली ब्रैकेट वाला सेट था, मतलब केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे. अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अभी हम लोग दो इंटरवल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. मतलब इंटरवल का क्या मतलब है? जैसे मान लो A बिलोंग्स टू 3 से लेके 7 तक, तो ये एक इंटरवल हो गया 3 से लेके 7 तक पूरा. अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जैसे A बिलोंग्स टू 3 4 5 ऐसे टाइप का डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे. डिफरेंस समझ में आया? हाँ हाँ सर. Yes, sir. okay, so they are plotted on same horizontal line on number line. ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से. एक एग्जांपल है, A एक सेट है 2 से लेके 5 तक और B एक सेट है 4 से लेके 9 तक, और हम लोग को A यूनियन B फाइंड करना है. व्हाट वी वांट टू फाइंड A यूनियन B. तो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? 2 है, 4 है, 5 है और 9 है. तो A क्या कह रहा है? मेरे को 2 से लेके 5 तक होना है. और B क्या कह रहा है? मेरे को 4 से लेके 9 तक होना है. तो क्योंकि यूनियन है तो इसको मैं कैसी लाइन पे प्लॉट कर रहा हूं? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे. आई एम प्लॉटिंग, चाहे ब्लू वाली लाइन हो चाहे रेड वाली लाइन हो, दोनों को मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट किया. तो A यूनियन B क्या कहलाएगा?
ये जो एंटायर लाइन मतलब जितना पोर्शन कवर कर रहा है वो 2 से 9. तो A union B will be what? A union B for us will be 2 से लेके 9. समझ में आई बात? मतलब स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट और एंड पॉइंट बताना. हाँ मतलब तुमको ये देखना है कि नंबर लाइन पे कौन कौन सा पोर्शन कवर हुआ है, कौन कौन से कहां से कहां तक नंबर्स कवर हुए हैं वो हमको देखना है. जैसे एक और एग्जांपल, इफ आई गिव A belongs to 5 से लेके 9 तक, B belongs to 8 से लेके 11 तक एंड C belongs to 12 से लेके 15 तक. ठीक है. और हम लोग से कोई पूछ ले कि A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, तो मैं क्या करता, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करता. अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? 5, 8, 9, 11, 12, 15. अब देखो तीनों के बीच में यूनियन लगा हुआ है. इसका क्या मतलब है? पहले A जो है 5 से लेके 9 तक हो गया, फिर उसके बाद B, A और B के बीच में यूनियन लगा हुआ है, मतलब B जो है 8 से लेके 11 तक हो गया, और C जो है वो 12 से लेके 15 तक हो गया. क्योंकि तीनों के बीच में यूनियन लगा हुआ है इसलिए तीनों को मैंने क्या किया, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट किया. सो A यूनियन B यूनियन C. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो 5 से लेके 11 तक गई, फिर उसके बाद 12 से लेके 15 तक गई. तो आई विल राइट A यूनियन B यूनियन C विल बी फ्रॉम 5 to 11. फिर यूनियन मतलब यूनियन का एक तरीका ये भी होता है सेट्स को ऐड करना, एडिशन ऑफ 2 सेट. 12 से लेके 15 तक. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यूनियन को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे? नहीं है? किसी को कोई डाउट है? सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे. एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट और थिंग्स आर क्लियर? सब लोग कमेंट करेंगे, मुझे कोई भी मैसेज नहीं है. यस सर. चलो, okay, so now let's move to next term which is called intersection of two sets. Two sets नहीं, two intervals. So इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे कि intersection of two intervals is that interval which is common to both interval. वो वाले भी एक तरीके से इंटरसेक्शन का डेफिनेशन यही था कि दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो हम लोग को लेना है. पहला पॉइंट ये है. और दूसरा पॉइंट ये है कि बोथ इंटरवल्स आर
plotted on different horizontal lines and overlapping part is taken as the answer. ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये लिख लिया, say for example I have A belonging to 2 से लेके 7 तक and B belongs to 3 से लेके 9 तक, ठीक है। और हम लोग से किसी ने बोला कि फाइंड A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? ये इंटरसेक्शन का साइन है। सो व्हाट वी विल हैव टू डू, अपने को जो है एक नंबर लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। उस पे देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, 2, 3, 7, 9। सो 2, 3, 7, 9। अब देखो एक बंदा क्या बोल रहा है कि मेरे को 2 से लेके 7 तक जाना चाहिए। अच्छा, दोनों जगह मैंने सॉलिड सर्कल बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। और दूसरा बंदा क्या बोल रहा है कि मेरे को 3 से लेके 9 तक जाना चाहिए। अब क्योंकि इनके बीच में इंटरसेक्शन लगा है, इसलिए जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये प्लॉट हुआ है उससे डिफरेंट लेवल पे प्लॉट होगा। मतलब से मान लो 3 से लेके 9 मैंने नीचे ऐसे सेम लेवल पे प्लॉट नहीं किया। यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, सेम लेवल पे प्लॉट करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि दोनों में ओवरलैपिंग पार्ट क्या है। तो इफ यू सी देन ओवरलैपिंग पार्ट इज फ्रॉम 3 to 7, दिख रहा है? ये वाला जो पोर्शन है यही ओवरलैपिंग पार्ट है। तो आई विल से कि A इंटरसेक्शन B विल बी 3 से लेके 7 तक। तो ये बात समझ में आई? सर अगर ब्रैकेट्स दूसरी होती तो दूसरी ब्रैकेट्स होती तो अगर ब्रैकेट जैसे दूसरी ब्रैकेट होती तो से फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल 1 था हमारा, अपने ले लें से एग्जांपल 2। जैसे मान लो A बिलोंग्स टू 2 से लेके 7 तक एंड B बिलोंग्स टू 3 से लेके 9 तक, से ऐसे होता। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 2, 3, 7, 9। अब जब मेरे को नंबर लाइन बनानी है तो 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब 2 पे इधर क्या होना चाहिए, सॉलिड सर्कल। और 7 पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब 7 पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, हॉलो सर्कल। तो ये ऐसे आ गया। अच्छा, इधर 3 पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब 3 पे हॉलो सर्कल, और 9 पे क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब 9 पे सॉलिड सर्कल। इसका मतलब ये आ गया। तो जो ओवरलैपिंग पार्ट होता वो तो ये दिख रहा होता। अब बस एंड पॉइंट्स में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होता। देखो हम लोग जो भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे A इंटरसेक्शन B लिखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू राइट A इंटरसेक्शन B, मतलब वो एलिमेंट्स लिखने जा रहे हैं जो A और B दोनों में आ रहे हो, दोनों में कॉमन हो। तो 3 पे देखो यहाँ पे हॉलो सर्कल है, इसका मतलब 3B का पार्ट है क्या? क्या B एग्जैक्टली 3 हो सकता है? हाँ सर। बोलो, सब लोग बोलो, क्या B एग्जैक्टली 3 हो सकता है? नो नो सर।
नहीं नहीं, बी 3 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, एग्जैक्टली 3 तो नहीं हो सकता। क्या ए एग्जैक्टली 3 हो सकता है क्या? हाँ, हो हाँ सकता है। ए तो एग्जैक्टली 3 हो सकता है। ए 2 से लेके 7 तक है, तो बीच में कहीं ना कहीं 3 के बराबर हो सकता है एग्जैक्टली। तो जब तुम दोनों का कॉमन पार्ट लेते, तो क्या दोनों के कॉमन में 3 आ रहा होता कि नहीं आ रहा होता? दोनों में 3 आ रहा होता। नहीं, बी में नहीं आता ना सर। बी में तो नहीं आता। तो जब मैं दोनों का कॉमन लेता तो 3 तो नहीं आता। तो पहले तो मैं 3 से 7 लिख लिया होता। अब क्योंकि 3 हमारे दोनों में कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए 3 पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। क्यों? क्योंकि 3 इधर से नहीं आ पा रहा था। अच्छा, 7 इधर से आ रहा था, लेकिन 7 इधर से नहीं आ पा रहा था। तो जब मैं कॉमन लेता दोनों में, तो क्या 7 आ रहा होता क्या हमारा कॉमन में? नहीं। नहीं आ रहा होता। तो 7 हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होता। तो 7 पे अगर मैं क्लोज ब्रैकेट से लगा दूं, इसका मतलब 7 को हम लोग सॉल्यूशन सेट का पार्ट कह रहे हैं, जो कि गलत। नहीं है। इट मींस हम लोग को 7 पे ओपन ब्रैकेट लगाना। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो इंटरसेक्शन इज क्लियर। हाँ. Yes, sir. गुड। अब जैसे एक क्वेश्चन करो तुम लोग। ए जो है वो है 3 से लेके 9 तक। बी जो है वो है 7 से लेके 11 तक। और सी जो है वो है 5 से लेके 9 यूनियन 10 से लेके 12। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देन फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। Sir, 7 and 9. 7 से 9. 7 से 9 तक.
नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट 5 से लेकर 11 कर्ली ब्रैकेट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक साइड स्क्वायर लग जाए और एक साइड कर्ली लग जाए। दिस इज नेवर पॉसिबल। ये ऐसे पॉसिबल है। सर कर्ली नहीं, वो वाला मैं वही बोल रहा था जो आप सर्कल वाला ब्रैकेट। हाँ नहीं नहीं, वो भी नहीं होगा। 7 से लेके 9 भी नहीं होगा। अच्छा, जिससे देखो मैं कैसे सोचूंगा, मैं ऐसे सोचूंगा कि आखिर ए यूनियन बी ये क्या हो रहा होता। तो जिनके भी बीच में यूनियन लग रहा होता है वो लोग क्या हो रहे होते हैं, हमेशा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट हो रहे होते हैं। तो तुम ऐसे सोचो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12। तो देखो ए क्या कह रहा होता कि मेरे को ए और बी के बीच में यूनियन लग रहा है। ए कह रहा होता कि भाई मैं 3 से लेके 9 तक हो रहा होता। बी कह रहा होता कि मैं 7 से लेके 11 तक हो रहा होता। मतलब बी ऐसा हो रहा होता। इसका मतलब कि ए यूनियन बी एक तरीके से यहां से लेके यहां तक पूरा हो गया, ये ए यूनियन बी हो गया। अब हम लोग को सी लिखना है। अब देखो ये पूरा जो ग्रीन वाला है वो क्या है, ए यूनियन बी। अब इसी का सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो सी सर जो 5 है and वो 9 and 10 and 11। तो इससे जो है सी जो है, सी इस ग्रीन के अलोंग प्लॉट हो रहा होता कि डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट हो रहा होता। सी डिफरेंट, क्योंकि सी जो है इसके साथ इंटरसेक्शन में आया, ये ए यूनियन बी है। तो डिफरेंट में 5 to 9। तो जैसे मान लो 5 to 9 ये कर दिया। यूनियन मतलब सेम, इसके और इसके बीच में यूनियन लगा है, मतलब ये लोग सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट होते हैं। यूनियन 10 से 12। अब देखो तुमको दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट निकालना है ना। इफ यू वांट टू सर्च फॉर ओवरलैपिंग पार्ट, तो देखो एक तो ओवरलैपिंग पार्ट यहां से आता है। अब हम लोग को इस लाइन और इस लाइन का ओवरलैपिंग पार्ट निकालना है। तो एक तो ओवरलैपिंग पार्ट यहां से आता 5 से लेके 9 तक, और दूसरा ओवरलैपिंग पार्ट कहां से कहां तक आता, 10 से लेके 11 तक। समझे? सो अपना आंसर जो है, जिसको हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कह रहे हैं, दैट विल बी 5 to 9 यूनियन 10 से 11। सर एक डाउट है सर, सी को हम लोग पहले ही मतलब यूनियन क्यों नहीं लिख सकते सर पूरा? क्या कह रहे हो? सर सी को हम लोग पहली 5 to 11 और 5 to 12 क्यों नहीं लिख सकते? वो तो वैसे भी यूनियन है ना। तो यूनियन है तो ऐसा हुआ ना कि 5 से लेके 9 तक गया, फिर 10 से 12 तक गया ना। तो 9 से 10 वाली जगह तो खाली है ना अभी भी। तो उसको मैं 5 to 12 डायरेक्टली कैसे लिख पाऊंगा? अरे हाँ हाँ अगर 5 to 9 यूनियन 9 to 12 होता तब मैं 5 to 12 लिख पाता ना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ सर ओके। सबको समझ में आया? हर एक बच्चे को? यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? मैं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा एक। सर मतलब जो यूनियन बी में 3 सर to तीनों का 11 पूरा
प्लॉट क्या होगा हुआ? सर हाँ? ए यूनियन बी में 3 to 11 पूरा काउंट होगा। हाँ, पूरा काउंट होगा, 3 to 11 पूरा काउंट होगा ए यूनियन बी में। सर मतलब ये ABC प्लॉट करना है और ओवरलैपिंग पार्ट निकालना है उनका। एग्जैक्टली, ठीक है। तो दिस वाज से फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट, चलो सेकंड पार्ट थोड़ा दिमाग लगाओ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब होता? जो तीनों में कॉमन हो। हाँ, तीनों में कौन? जो क्या हो? तीनों में कॉमन हो। चलो इसको करो, ट्राई करो। बांगाली साहेब ज्यादा सीन है। हाँ, देखा बाइक का यूज कर रहा था। साउंड बंद करो। आज नहीं करना था ये बाइक को। Sir, can you show EBC once more? Okay, thank you, sir. सेवन टू नाइन। हाँ सर, 7 to 9। 7 to 9 सर। यस, so again 7 to जो 9 sir. important points है, 7 to 9, answer is 7 to 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब देखो ए जो है वो 3 से 9 है, तो हम लोग ने ए को से 3 से 9 तक प्लॉट कर लिया। अच्छा, बी क्या है? 7 से 11 है, तो बी को मेरे को कैसे प्लॉट करना चाहिए? सेम हॉरिजॉन्टल या डिफरेंट हॉरिजॉन्टल पे? डिफरेंट। डिफरेंट, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या लग रहा है? इंटरसेक्शन। ठीक है, और उसके बाद सी जो है 5 से 9 यूनियन 10 से 12 है, तो सी को मेरे को इन दोनों में से किसी के अलॉन्ग प्लॉट कर सकते हैं कि इससे भी अलग कोई तीसरी लाइन? अलग। अलग, इससे भी अलग तीसरी लाइन, क्योंकि तीनों के बीच में आपस में इंटरसेक्शन है। सी क्या था? 5 to 9 यूनियन 10 to 12, तो सी वॉज 5 to 9, 5 से 9 यूनियन अब 10 to 12, इसलिए जिनके बीच में यूनियन लग जाता है उनको सेम पे प्लॉट करना रहता है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को तीनों में जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसको देखना होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है? जो तीनों में कॉमन। अच्छा, तीनों में ओवरलैपिंग पार्ट कौन सा है? इफ यू ऑब्जर्व देन 7, 9। ये वाला पोर्शन तीनों में ओवरलैपिंग है। मतलब इफ आई शेड दिस तो ये हो जाएगा 7 से लेके 9। सो A intersection B intersection C will be 7 से लेके 9 तक। ये अपना आंसर है। तो सबको समझ में आया कैसे इंटरसेक्शन, कैसे यूनियन वगैरह निकालना है हम लोग को? एवरीवन प्लीज कमेंट। सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जितना भी कुछ आज हम लोग ने डिस्कस किया अभी
वो सारी चीजें क्लियर है? ओके, गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम लोग ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम तुम लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का तो क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि केवल डिग्री 2 वाला ही पढ़ेंगे, क्यूबिक भी पढ़ेंगे, डिग्री 4 वाला भी पढ़ेंगे। इसलिए बहुत सारे बुक्स में इस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी होता है। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ बेसिक डिफरेंस। सबसे पहला तो डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? जैसे एनी टर्म, एनीथिंग written in terms of x is called an expression in x। ठीक है, कुछ भी x के टर्म्स में लिख देना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, या x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x, या साइन x प्लस 2 रेज टू x। तो x के टर्म्स में कुछ लिखा गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, इक्वेशन का क्या मतलब है? कि व्हेन एनी एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड, इक्वेटेड मतलब इक्वल टू साइन, टू another expression or constant, then we get an equation। तब हम लोग को क्या मिलता है? इक्वेशन मिलता है। ठीक है, then we get an equation। तो जैसे मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये एक एक्सप्रेशन है, इसको किसी दूसरे एक्सप्रेशन मान लो 5x माइनस 6 के बराबर कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये एक इक्वेशन बन गया। जैसे मान लो sin x प्लस cos x, इसको किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर कर दिया, से x स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? ये एक इक्वेशन बन गया। या मान लो कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसको किसी कांस्टेंट के बराबर कर दिया, से 10 के बराबर कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गया।
तो समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन? हाँ कुछ भी x के टर्म्स में लिखोगे तो वो एक्सप्रेशन है, मतलब एक्सप्रेशन में कभी कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। और इक्वेशन कब बनता है? जब एक एक्सप्रेशन को दूसरा एक्सप्रेशन से इक्वेट करते हैं, देन वी गेट एन इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब तो वैसे तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक। तो अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में लिखना तो बनता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? एन एक्सप्रेशन of the form ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and a, b, c are constants, is called a quadratic expression. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या डेफिनेशन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे abc खुद क्या है? कांस्टेंट्स है। abc वेरिएबल नहीं है। तुम सोचो ना, अगर मैं abc को वेरिएबल डाल दूं, जैसे मान लो a को मैं 3x प्लस 4 डाल दूं, b को 2x माइनस 1 डाल दूं, c को 3x डाल दूं मान लो, तो क्या ये अब क्वाड्रेटिक रह जाएगा क्या? ये तो अब डिग्री 3 में चला जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा ये। तो इसीलिए एबीसी को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, और ए को 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ए 0 हो जाता है, ए को हम लोग ऐसे जनरली क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगर ए 0 हो जाता तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन गया होता, bx प्लस सी। समझ में आई बात? हाँ ओके अच्छा, अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखना चाहिए। अभी हम लोग ने डेफिनेशन किसका लिखा था? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। सो इसका डेफिनेशन मैं ऐसे लिखूंगा कि व्हेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is equated to another quadratic expression, ब्रैकेट में लिख लिया, having different leading coefficient, कॉमा, इसके लिए कॉमा लगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बाद, a linear expression or a constant, then we get a quadratic equation। तब हम लोग को क्या मिलता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। तो जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको मैं किसी एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्वेट कर दूं, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बात और मेंशन की है कि हैविंग डिफरेंट लीडिंग कोफिशिएंट। ऐसा क्यों मेंशन किया? क्योंकि अगर इसका और इसका लीडिंग कोफिशिएंट सेम हो जाता तो फिर तो ये लोग कैंसिल हो जाते ना, वो लीनियर बन जाते हैं। इसलिए हैविंग डिफरेंट लीडिंग कोफिशिएंट, ताकि क्वाड्रेटिक के गुण उसमें बने रहे। तो ये क्वाड्रेटिक रह जाएगा, या इसको तुम किसी लीनियर टर्म के इक्वल कर दो, 5x प्लस 6 के इक्वल कर दो तब, और ये तो ऐसे लिखा ही हुआ है, या इसको तुम किसी कांस्टेंट के इक्वल कर दो। तो
जो बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्वेशन कहेंगे। समझ में आई बात? So is this point clear? What is the difference between? क्या हुआ? सर हाँ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे, लिखना है। कहाँ जाऊं? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे सर प्लीज। ऊपर जाऊं और हाँ सर, वो पॉइंट्स मतलब लिखने हैं। लिख लो जल्दी से, सब लोग लिख लो सारे पॉइंट्स। हाँ सर, ये हो गए पॉइंट्स। नेक्स्ट और किसी को लिखना हो तो लिख लो भाई। चलो ओके, आगे बढ़ा जाए। तो ये क्या था डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। अब हम लोग दूसरा सीखने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशंस। डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब है क्या कि उसको जानने से पहले, रूट्स और सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस जानने से पहले एक बार हम लोग नॉन रियल नंबर्स, या उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं, उसको एक बार जान लेते हैं। नॉन रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो हुआ क्या कि जैसे 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 टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे जो हमारा नंबर सिस्टम था वो डाइवर्सिफाई करता गया। जैसे टिल टेंथ मतलब अगर तुम एकदम से छोटे थे, एकदम से बचपन में थे, से LKG UKG 1 2 3 4 ये सब में थे, तब तक तुमको क्या पढ़ाया गया था? केवल नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ाया गया था, 1 2 3 4 5 6। फिर जब तुम थोड़े और बड़े हुए तब तुमको थोड़े इंटीजर्स वगैरह के बारे में पढ़ाया गया कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और बड़े हुए तो तुमको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया गया। फिर फ्रैक्शन के बाद उसके बाद फिर तुमको इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया गया, जैसे √2 √3 5। सो टिल 10th तुम रियल नंबर्स को जान चुके थे। टिल 10th क्या होता था कि अपने रियल नंबर्स को जान चुके थे। तो अगर रियल नंबर्स के फैमिली का मैं ट्री डायग्राम देखूं तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स।
ठीक है। अच्छा, रैशनल में तुम समझ लो दो टाइप हो गया, एक तो इंटीजर हो गया और एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स में तुम ऐसे समझ लो दो टाइप कि पॉजिटिव इंटीजर्स और फिर नेगेटिव इंटीजर्स। और फ्रैक्शन में मतलब अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, उसको हम लोग क्या कहते थे? वी यूज्ड टू से इट एज फ्रैक्शन। ठीक है। और इरेशनल में कौन आता था? √2, √3, 5 एंड सो ऑन, ये सब इरेशनल में आता था। सो ये ट्री डायग्राम तो तुम लोग को पता है, ये तुम लोग ने टिल 10th पढ़ा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ये तो सबको पता है ना। तो अब रियल नंबर्स में प्रॉपर्टी क्या थी कि तुम किसी भी रियल नंबर का अगर होल स्क्वायर करो, कैसे भी टाइप का रियल नंबर है उसका तुम होल स्क्वायर करो, तो तुमको हमेशा वो पॉजिटिव नंबर एज एन आउटपुट देता था। जैसे मान लो अगर अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका होल स्क्वायर करूं तो पॉजिटिव ही आएगा। अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, उसका होल स्क्वायर करूं तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब रियल नंबर्स का होल स्क्वायर जो है इवन पावर ऑफ रियल नंबर ऑलवेज गिव्स कैसा आउटपुट? पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई तो हर चीज तो, जैसे मान लो कोई भी डिस्कवरी होती है या कोई भी इन्वेंशन होता है तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह बन रहे होते हैं। तो जैसे कुछ टाइम के बाद ऐसे इक्वेशंस आने स्टार्ट हो गए साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस के सामने, x² + 1 इज इक्वल टू 0, x² + 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x² इज इक्वल टू -1। अच्छा, तब तक क्या था कि साइंटिस्ट को बस रियल नंबर्स के बारे में पता था कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में पता था। अब साइंटिस्ट सोचते थे कि यार यहाँ पे तो मैं फंस गया आके, अब इसके आगे तो मैं बढ़ नहीं पा रहा। x² इज इक्वल टू -1 में हम लोग तो आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि साइंटिस्ट को पता है कि रियल नंबर ही अपने को पता है और रियल नंबर का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक और अपने नंबर सिस्टम को डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने क्या किया, x इज इक्वल टू √(-1) लिखा और √(-1) को एक नई आइडेंटिटी दी, नई पहचान दी, उसको i से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट में i का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे मैथ्स में अगर तुम i की बात करो तो I will understand it is √(-1). फिजिक्स में अगर तुम i की बात करो तो क्या बोला जाएगा? i फिजिक्स में वेक्टर। करंट से बोला जाता है। ठीक है। तो मैथ्स में i का मतलब क्या है? √(-1). सो और इसका -1 इमेजिनरी नंबर है। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नामकरण किया गया आयोटा और इसको हम लोग कहते हैं इट इज एन इमेजिनरी नंबर। इट इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है। सो अब एक चैप्टर आता है हम लोग के जेई के सिलेबस में, एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हम लोग
कुछ महीनों बाद पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा इसी के ऊपर रिलेटेड वो चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ही चैप्टर है, आयोटा से रिलेटेड, ये सब चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो अपने बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया कि a number of the form a plus ib is called complex number where a and b are real numbers. Where a and b are what? Real numbers. A number of the form a plus ib is called complex number where a and b are real numbers. तो जैसे मान लो 2 plus 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, -8i 2 - 8i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा 4 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? नहीं हाँ, नहीं है सर। अगर तुम इस डेफिनेशन पे ध्यान दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या लिखा है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर तुम सोचो कि यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -8 है, तो क्या इसको भी हम लोग उस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 0 है, क्योंकि 4 को मैं 4 + 0i तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब हुआ क्या? हाँ बोलो। सिर्फ इतने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। जैसे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं वैसे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। Yes. तो अब देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो अ सब पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। विल यू अग्री? कोई भी रियल नंबर जो है, साउंड बंद करो, कोई भी रियल नंबर जो है दैट इज सब पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो 3 है, शुरू के 3, उसको हम लोग कहते हैं नॉन रियल नंबर्स। और ये जो है इसको मैं क्या कहता हूं? रियल नंबर। ठीक है, तो जिसमें आई का अंश आ जा रहा है, आई का कंपोनेंट आ जा रहा है, उसको आई विल से नॉन रियल नंबर्स। और जिसमें आई नहीं आ रहा उसको मैं क्या कहूंगा? रियल नंबर। तो अब अगर मैं ट्री डायग्राम बनाऊं तो ट्री डायग्राम में जो सबसे बॉस आदमी है वो कौन है पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 भाई, भाई नहीं बेटे, एक रियल नंबर और एक नॉन रियल नंबर।
और एक नॉन रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर का तो ट्री डायग्राम पता है, रियल नंबर का ट्री डायग्राम वैसे ही चलता। कैसे चलता? रैशनल, इरैशनल, फिर रैशनल में इंटीजर्स, फ्रैक्शन, फिर इंटीजर्स में इधर आ जाओ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, नॉन रियल में बस एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि a प्लस आई बी का फॉर्म होगा जहां पे b जीरो नहीं होगा। नॉन रियल नंबर को क्या बोलेंगे? a प्लस आई बी का फॉर्म होगा जहां पे b जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो सब लोग एक बार कमेंट करेंगे, ये जो डिस्कशन हुआ वो समझ में आया क्या तुम लोग को? क्या हुआ अमन? रियल नंबर क्या लिखा? चलो एक बार रियल नंबर का रिपीट करो ना। रियल नंबर का तो ये पढ़ते हैं ना, 9th-10th में पढ़ते हैं कि रियल नंबर के दो लोग होते हैं, एक रैशनल होता है, एक इरैशनल होता है। और रैशनल के दो होते हैं, एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। और इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। फ्रैक्शन मतलब 4/3, 2/7, ऐसे टाइप के फ्रैक्शन, मतलब जिनको कहते हैं which can be expressed in the form of p by q, where p and q belongs to integers. ठीक है, सो अब देखो, वैसे डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग नॉन रियल नंबर्स को ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देते हैं डे टू डे लैंग्वेज में। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर को ही नॉन रियल नंबर्स बोल देते हैं। मतलब ये कुछ वैसी बात हो गई कि शॉप पे गए तो कोई डिटर्जेंट लेना है तो दुकानदार को बोला कि भाई सर्फ दे दो। ठीक है, तो जैसे मान लो कभी बाय चांस इफ आई से कॉम्प्लेक्स नंबर कि भाई ये नंबर कॉम्प्लेक्स है, तो तुमको दिल पे नहीं लेना, कॉम्प्लेक्स ऐसा वाला नहीं है, ये ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स कैसा है, वो ये नॉन रियल नंबर वाला ही कॉम्प्लेक्स है अगर मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फाइन। सो अब ये सब क्यों किया हम लोगों ने? तो अब देखो, जैसे मान लो कि तुम लोगों ने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े होंगे, जैसे x² + 2x + 7। तो इसका अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो b² - 4ac मतलब -24। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता था तो हम लोग रूट्स के बारे में क्या बोलते थे? अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता था तो रूट्स आर नो रियल रूट्स नहीं बोलते थे, हम लोग इमेजिनरी। बोलते थे नॉन रियल रूट्स। अच्छा, नॉन। नॉन रियल रूट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नो रूट्स एंड नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स का क्या मतलब है कि रूट्स तो है लेकिन वो रियल नंबर नहीं, नॉन रियल नंबर है। तो वो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देख सकते हैं, जैसे -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो -2 ± √-24 अपॉन 2।
अब यहां से जो है रूट ऑफ -1 जो है मैंने बाहर निकाल लिया, इसको आई लिख लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? सर नहीं, So- आपने आई क्यों लिखा? रूट ऑफ -24 को मैंने ऐसे लिख लिया, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 24, ठीक है। और इस रूट ऑफ -1 को आई का ये तो आई ही है ना, रूट ऑफ -1 ही तो आई होता है। आयोटा क्या होता है? आयोटा का डेफिनेशन क्या बताया? इट इज रूट ऑफ -1, ठीक है। अब जैसे √24 को तुम 2√6 लिख सकते हो अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो -1 प्लस माइनस i√6। तो अभी भी इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, -1 प्लस i√6 एंड -1 माइनस i√6। नेगेटिव की कॉम्प्लेक्स पूछ रही हो तुम ईशा? तो अभी देखो, अभी ये जो दोनों रूट्स है कैसे रूट्स हैं? नॉन रियल रूट्स हैं। सो क्या इस क्वाड्रेटिक के रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, इस क्वाड्रेटिक की ये दोनों रूट्स है, और ये दोनों कैसे रूट्स हैं? नॉन रियल रूट्स, ठीक है। सो डिड यू गेट कि व्हाट डू वी मीन बाय नॉन रियल रूट्स? ईशा, अब तुम्हारा क्या डाउट है, पूछो। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नॉन रियल रूट्स कैसे पता चलेंगे? मतलब देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नॉन रियल रूट्स, मतलब देखो, नॉन रियल रूट्स पता करने का तरीका तो यह है, सबसे पहली बात कि नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दैट इज बाय डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, दैट इज बाय डिस्क्रिमिनेंट। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी, से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो विल यू अग्री कि इस क्वाड्रेटिक के नॉन रियल रूट्स आएंगे? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है 4 - 16 है मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के कैसे रूट्स आएंगे? नॉन रियल रूट्स आएंगे। इज दैट थिंग फाइन टू ऑल ऑफ यू? अब देखो, मैंने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाया इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए। हमने क्या किया? रूट्स को फाइंड करने का एक और तरीका था। कौन सा तरीका था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। अच्छा, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तो तुम लोग को शॉर्टकट टेक्निक मैंने बता दी है। इसको कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स लिख लिया, फिर एक्स के कोफिशिएंट को हाफ किया, को हाफ किया तो 2 को हाफ किया तो +1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 + 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है तुम लोग को? यस सर। हेलो, am I audible? हाँ सर। Yes, sir. Hello. Yes, sir. We can hear you. Yes, sir.
सर हेलो, आवाज आ रही है? यस सर हाँ सर आ रही आ है। रही सर। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ में आया? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे तो। अब ये -1 + 3 मिलके, सॉरी +4 मिलके +3 हो जाएंगे। इट मींस x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3। तो इससे x + 1 में क्या लिखता? प्लस माइनस 3 रूट ऑफ √3 -3। x + 1 में क्या लिखता? प्लस माइनस रूट ऑफ -3। मतलब प्लस माइनस, अब इसको क्या लिख लेते? रूट ऑफ -3 को I√3 तो x + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस I√3। तो इससे क्या हो गया कि x + 1 या तो I√3 के बराबर हो जाए या तो माइनस I√3 के बराबर हो जाए। अब इस 1 को इधर लेके आ जाओ, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस I√3 हो जाए, या इस 1 को इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू -1 माइनस I√3। तो देखो ये दो x की वैल्यू आ गई जो इसके रूट्स हैं। एंड इवन इफ यू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन by quadratic formula, then also the roots will remain same। तब भी जो है रूट्स यही आएंगे जो आ रहे थे। Is this clear to everyone? Students, यस सर। यस सर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर समझ रहे। हेलो, हेलो सर। सर सब लोग कमेंट करेंगे? किसी को कोई डाउट हो? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। I cannot hear you all। हेलो, अभी देखो एक बार बोलो कोई, शायद आवाज आए। हेलो हेलो यस हेलो सर। हाँ हेलो हाँ सर। हाँ, Hello, अब sir. हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। तो ये सबको समझ में आया? Yes, sir. कौन है? यस सर। यस सर सबको क्लियर है? सो थोड़ा आयोटा के बारे में आइडिया लगा कि व्हाट डज आयोटा मीन टू अस? यस सर हाँ सर। सर आयोटा जिसमें आ रहा है उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ना, हम सॉल्व करें। क्या हुआ? सर एक इक्वेशन दो ना, हम सॉल्व करें। हाँ अच्छा, क्वेश्चन चाहिए? क्वेश्चन लिख लो। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, x² प्लस 8x प्लस 3 नहीं, ये तो रियल रूट दे देगा। x² प्लस 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड रूट्स। सर बोलो। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। यही वाला वो पार्ट? आपने हाँ वो आपने d इज इक्वल टू 4 - 16 लिखा है, उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट b² हाँ माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। ओके सर। जैसे यहाँ पे a1 है, b2 है और c4 है। सर क्वेश्चन दिखाओ नीचे। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। सर
वो नेक्स्ट क्लास हम लोग सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करेंगे क्या? थोड़ा टाइम लगेगा उसमें पहुंचने में। अच्छा सर, लगभग 1 महीना तो लगेगा ना सर क्वाड्रेटिक खत्म होने? तब भी थोड़ा क्विकली खत्म करेंगे क्योंकि तुम लोग का बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है ना। सर 20-25 दिन ना? हाँ, ठीक, क्या हो गया बोलो। ऐसे सर पूछ रहा था। अच्छा, सर आंसर -4 प्लस i√4 और -4 माइनस i√4 है। -4 प्लस i√2 होना चाहिए। हाँ सर, तो मेरे को वही क्वेश्चन था कि उसको 4 को भी रूट का 2 करेंगे ना? हाँ हाँ, हाँ, तो सर -4 प्लस i2 और फिर -4 माइनस i2। i√2 अच्छा, उसमें नहीं, क्या? ओके, आंसर मेरे ख्याल से -4 प्लस -2i आएगा। हाँ सर। हो गया। सो बस वही फॉर्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस √ऑफ b स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64 -4ac अपॉन 2 है, -8 प्लस √ऑफ -16 अपॉन 2, मतलब -8 प्लस i इंटू 4 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड कर दिया मैंने इंडिविजुअली, तो -4 प्लस -2i। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, सो अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रूट्स और सॉल्यूशंस, इसके बीच में डिफरेंस होता है। मतलब दोनों जो है किसी इक्वेशन के लिए निकाले जाते हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस होता है। पहला तो डिफरेंस होता है कि रूट्स कैन बी रियल और नॉन रियल, बट सॉल्यूशंस किसको कहते हैं? सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल। सॉल्यूशंस आर ऑलवेज रियल। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है, उसकी x की वैल्यू जैसे मान लो i 2 3 3 प्लस
4i -6 + 5i। जैसे मान लो ये x की वैल्यूज है किसी इक्वेशन की, तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि रूट्स क्या होंगे, तो मैं कहूंगा कि रूट्स जो है ये चारों होंगे, 2 3 3 + 4i एंड -6 + 5i। और अपने से कोई पूछे कि सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो हम लोग इनमें से जो रियल नंबर्स हैं बस उन्हीं को काउंट करके बताएंगे, 2 and 3। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? यस सर। इसीलिए देखो, दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू कि भाई नॉन रियल नंबर्स होते क्या है, बस इसी पॉइंट को बताने के लिए कि रूट्स कैन बी रियल और नॉन रियल। अगर मैं डायरेक्टली लिख दिया होता कि रूट्स कैन बी रियल और नॉन रियल, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही आता कि सर व्हाट इज नॉन रियल नंबर्स, नॉन रियल नंबर्स क्या होते हैं। एंड नाउ आई होप कि सबको पता है कि नॉन रियल नंबर्स क्या होते हैं एटलीस्ट, है ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, सेकंड पॉइंट होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है इनके बीच का डिफरेंस, रूट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। और सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस कैन नॉट बी रिपीटेड। आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, या कैन नॉट बी रिपीटेड, जो भी कहो तुम, और ऑलवेज डिस्टिंक्ट। से जैसे मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल तुम लोग को देता हूं, जैसे x² - 4x + 4 है इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर तुम लिखते तो ये x - 2 का होल स्क्वायर बनता इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कहता कि क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए 2, 2 ये इसके दो रूट्स होते हैं। किसी क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आएंगे? एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो उसके उतने ही रूट्स आएंगे, तो उसके 2, 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाता कि इसके रूट्स क्या क्या है, तो मैं बोलता कि 2 and 2 बोथ आर द रूट्स। लेकिन अगर हम लोग से पूछा जाता कि इसका सोल्यूशन क्या होता, तो मैं रिपीट नहीं करता, मैं बस बोलता कि 2 ही इसका सोल्यूशन होता। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो अब जैसे कहां पे जैसे चकमा दिया जा सकता है, एक क्वेश्चन हो हमारा x - 1 का होल क्यूब इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूछ ले फाइंड, पहला पार्ट है सम ऑफ ऑल रूट्स, और दूसरा पार्ट पूछे सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। तो बताओ क्या होना चाहिए? बताओ क्या आंसर है? First is -10 and second is -6. नॉट -10, नॉट -10। देखो x - 1 का होल क्यूब होने का क्या मतलब है?
x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है कि 1 1 और 1 -1 -1 -1 नहीं 1 1 1 ये 3 रूट्स आएंगे। तो देखो इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि होल क्यूब है इसलिए 1 1 1, क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए 2 और 2, और क्योंकि पावर सिंगल है इसलिए 3। तो सम ऑफ रूट्स जो होता वो क्या होता है, इन सारों का सम। तो 3 + 4 + 3 10 होता। अब सेकंड में सबसे पहले सॉल्यूशंस देखना है, तो सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन इसमें 1 2 और 3 लिखेंगे। 1 2 1 2 और 3 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन को कभी रिपीट करते हैं क्या, नहीं। सो सम ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट 1 + 2 + 3 which is 6, जो कि 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, a basic question on ki what is the difference between solution and roots। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ये हो गया हमारा रूट्स और सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करें, ठीक है। सो आज की चीजें समझ में आ गई सबको? हाँ sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. गुड। किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं? तो मैं ये नोट्स का पीडीएफ तुमको बना के तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूंगा, तो उससे एक बार गो थ्रू कर लेना। तो वैसे तो नोट्स बनाए होंगे तुमने, देन ऑल्सो गो थ्रू कर लेना। फाइन। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। बुक फॉर रेफरेंस, अभी तो मैं बुक नहीं दे रहा हूँ, एक बुक मैं ग्रुप पे तुम्हारे पोस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी वो उतनी पढ़ने लायक नहीं होगी क्योंकि हम लोग ने बहुत कुछ ज्यादा कवर नहीं किया हुआ है, ठीक है। देन ऑल्सो आई विल पोस्ट अ बुक का पीडीएफ ऑन योर ग्रुप। इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी तो वो पढ़ सकते हो, तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। हाँ sir. ओके सर, सो एंड करते हैं अपने। थैंक यू सर। Thank you, sir. bye sir, thank you। बाय बाय। Bye, sir. Thank you.